जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना था राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में हमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पढ़ना था। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति किन किन मामलों में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, पहला बात तो ये जान लीजिए किन किन मामलों में राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। संसद द्वारा, पहली बात तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन कोई अपराध अगर होता है। दूसरा, मृत्युदंड में। तीसरा जो है मृत्युदंड में क्षमादान दूसरा है। तीसरा, सैन्य न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सैन्य न्यायालय के आदेश के विरुद्ध। देखिए पहला ये कहता है संसद द्वारा बनाए गए वे सभी कानून, मतलब कोई भी कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है उसके अधीन अगर कोई भी अपराध आप करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद मृत्युदंड के मामले में क्षमादान, मतलब मृत्युदंड अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको मतलब मृत्युदंड दे दिया गया है तो इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपको क्षमा कर सकता है। ठीक है। तीसरा है सैन्य न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, मतलब सैन्य न्यायालय कोई आदेश दिया है उसके विरुद्ध भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। इसमें जानते हैं कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए क्षमादान। देखिए क्षमादान में राष्ट्रपति दोष मुक्त कर सकता है और दंड मुक्त कर सकता है। मतलब आपके ऊपर अगर दोष लगा है किसी चीज को तो सीधे सीधे उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, या आपको मतलब किसी भी तरह का दंड दिया गया तो उसको भी क्या कर सकता है, सीधे खत्म कर सकता है। उसके बाद आता है लघुकरण। दूसरा आता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन। दंड की प्रकृति में परिवर्तन, मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको दंड दे दिया गया। ठीक है, मान लीजिए आपको फांसी की सजा दे दी गई है तो उसका प्रकृति क्या कर देगा, बदल देगा। कौन, राष्ट्रपति। मतलब क्षमादान की शक्ति के तहत दंड की लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन। मतलब अगर आपको फांसी की सजा दी गई है तो उम्र कैद में वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बदल सकते हैं। ठीक है। तीसरा है परिहार। उसके बाद चौथा है विराम। उसके बाद पांचवा आपका आता है प्रविलंबन। परिहार में क्या होता है, दंड की अवधि मात्रा में कमी हो जाती है। दंड की मात्रा या अवधि में कमी हो जाती है। मतलब यदि मान लीजिए आपको 6 साल का अगर मतलब सजा दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो 3 साल या 2 साल का मतलब दंड की जो अवधि या मात्रा उसको कम कर सकते हैं। चौथा है विराम, स्थगित करना। मतलब सीधे सीधे दंड को क्या किया जाएगा, कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा पर रोक लगा दिया जाता है। ठीक है ना, सजा पर रोक लगा दिया जाता है। ठीक है। प्रविलंबन मतलब दंड को स्थगित कर देना, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर देना। ठीक है ना, दंड को क्या कर देना, स्थगित कर देना। मतलब देखिए
क्षमादान की शक्ति में क्या कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति आपको दंड मुक्त भी कर सकता है। लघुकरण, लघुकरण का मतलब ये होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन। मतलब राष्ट्रपति आपके दंड की प्रकृति को, मतलब अगर मान लीजिए आपको उम्र कैद की सजा दी गई है या मान लीजिए आपको फांसी की सजा दी गई है, तो उसको उसकी प्रकृति को चेंज करके उसको उम्र कैद कर सकता है। ठीक है। तीसरा आपका परिहार, यानी दंड की जो मात्रा आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दंड दिया गया है उसकी मात्रा में या उसकी जो अवधि है उसमें क्या किया जा सकता है, कमी। मान लीजिए 6 साल का उम्र, 6 साल की सजा आपको दी गई है, तो उसमें आपको क्या किया जाएगा, 3 साल का राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके बाद विराम, विशेष परिस्थितियों में सजा पर रोक लगाया जा सकता है आपके। ठीक है। उसके बाद प्रविलंबन, उसके बाद प्रविलंबन मतलब आपकी सजा पर क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ये हो गए 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो राष्ट्रपति के द्वारा जो ये क्षमादान की शक्ति लाया गया, ये क्यों लाया गया है। ठीक है, इस चीज को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है क्यों लाया गया। ये क्यों लाया गया, ये क्यों लाया गया, जो क्षमादान की शक्ति है ये क्यों लाया गया, क्योंकि न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए, न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए, न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए ये लाया गया। ठीक है ना। इसके बाद अन्याय की संभावना को समाप्त करने के लिए, अन्याय की संभावना को समाप्त करने के लिए जेल में, तीसरा जेल में बंद जो कैदी हैं उनके आचरण को निर्धारित करने के लिए, आचरण को निर्धारित करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए। ठीक है। उसके बाद संदेहपूर्ण अगर कोई दोष सिद्धि हुआ है, संदेहपूर्ण अगर कोई दोष सिद्धि हुआ है, सिद्धि को रोकने के लिए, मतलब आखिर जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है क्यों लाया गया, क्योंकि न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए जो निर्भया वाला मैटर था इसमें राष्ट्रपति किसी को दोष मुक्त कर देंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा मैटर दिख रहा है, दरिंदगी की गई है। ठीक है ना। उसमें एक लड़की के साथ सीधा सीधा जानबूझ करके एकदम स्थिर माइंड के साथ उसके साथ दरिंदगी की गई है, तो इसमें राष्ट्रपति कभी भी क्षमादान नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कंफ्यूजन है, स्पष्ट नहीं है कि कोई रेप हुआ है तो यही लड़का किया है, कोई मर्डर हुआ है तो इसी व्यक्ति ने किया, अगर कंफ्यूजन है, इसमें कंफर्म नहीं है, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्षमादान की शक्ति दिया गया राष्ट्रपति को। अन्याय की संभावना, मान लीजिए गलती से कभी कभी क्या हो जाता है, जज के द्वारा भी गलत सबूतों के माध्यम से किसी एक अच्छे इंसान को फंसाया जा सकता है, उसको दूर करने के लिए। जेल में बंद कैदियों के आचरण के लिए, मतलब अगर ये देखा जाए कोई कैदी है, अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसकी सजा को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तीसरा संदेहपूर्ण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को संदेह पर आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के कत्ल के जुर्म में आप गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश करके उसे गलत साबित कर देते हैं, जबकि कंफर्म नहीं है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, शुद्ध एविडेंस नहीं है। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्षमादान कोई भी व्यक्ति अगर क्षमादान की अपील करता है राष्ट्रपति के सामने, तो हमेशा लिखित रूप में क्षमादान की अपील की जा सकती है, लिखित रूप में क्षमादान की अपील की जा सकती है, मौखिक रूप में नहीं, मौखिक रूप में नहीं। ठीक है। हमेशा लिखित क्षमादान की शक्ति
देखिए क्षमा अगर मांगना है मतलब क्षमादान के लिए अगर आप अपील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लिखित रूप में अपील करना होगा, आप मौखिक रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हालांकि बहुत सारे ऐसे मैटर आए जिसमें क्षमादान की शक्ति पर विभिन्न तरह के समस्याएं क्रिएट हुई, जैसे कि विभिन्न तरह के विवाद उत्पन्न हुए कि राष्ट्रपति, मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चाचा भतीजा या राष्ट्रपति के रिलेशन का कोई व्यक्ति है जो मर्डर कर दिया है या रेप कर दिया है या कोई अन्य अपराध कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक केस आया मारूराम वाद केस, मारूराम वाद आया, एक केस आया मारूराम वाद। मारूराम वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो उनकी क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग अतार्किक नहीं होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अतार्किक नहीं होना चाहिए। इसके बाद गैर प्रासंगिक भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, गैर प्रासंगिक या भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति एससी कास्ट के हैं या जनरल कास्ट के हैं, पंडित जी हैं या ठाकुर हैं, तो ठाकुर का कोई व्यक्ति है ठाकुर कास्ट का, अगर कोई मान लीजिए गलती कर देता है उसको सजा दिया जाता है तो उसका क्या करते हैं वो क्षमादान। ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रपति ठाकुर हैं तो ठाकुर मतलब देख करके, या पंडित जी हैं तो राष्ट्रपति भी पंडित हैं तो देख करके राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर वही इसमें क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जो है इसकी न्यायपालिका इसमें क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। अगर किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण, गैर प्रासंगिक या भेदभावपूर्ण क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया गया है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जबकि वही एक और केस आया केहर सिंह वाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राष्ट्रपति हैं न्यायपालिका से भिन्न मत रख सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राष्ट्रपति है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया और राष्ट्रपति उसको क्या किए, उसको आजीवन कारावास कर दिए, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक केस आया केहर सिंह वाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राष्ट्रपति न्यायपालिका से भिन्न मत रख सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, लेकिन यह जिसकी जांच जो है गुण या मेरिट के आधार पर न्यायपालिका नहीं कर सकती है, न्यायपालिका नहीं कर सकती है। मतलब न्यायपालिका जैसे इनकी जांच नहीं कर सकती है, मतलब जो राष्ट्रपति हैं न्यायपालिका से भिन्न मत रख सकते हैं, जिसकी जांच गुण या मेरिट के आधार पर न्यायपालिका नहीं कर सकती है। लेकिन यदि वही जो मत है यदि जातिगत आधार पर होता है, यदि राष्ट्रपति जातिगत आधार पे या धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर अगर वही अपना मत रखते हैं, किसी व्यक्ति का ये देखते हैं कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, इसके आधार पर अगर अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उस समय न्यायपालिका क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है और उनकी समीक्षा भी कर सकती है, न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। यदि धर्म, जात मतलब धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर अगर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हैं तो न्यायपालिका उसकी क्षमादान शक्ति की समीक्षा कर सकती है। इसका मतलब राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा
राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक समीक्षा पॉसिबल है, ठीक है ना। उसके बाद एक और केस आया शत्रुघ्न सिंह चौहानवाद, शत्रुघ्न चौहान, एक केस आया शत्रुघ्न चौहान। इसमें न्यायपालिका ने सीधे सीधे ये कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जेल में बंद है, ठीक है, उसको मान लीजिए मृत्युदंड न्यायपालिका द्वारा दे दिया गया है। तो यदि उसने क्षमादान के लिए अपील किया हुआ है, तो यदि अगर क्षमादान के लिए अपील किया हुआ है और उसमें अगर राष्ट्रपति ज्यादा विलंब करते हैं, अनावश्यक देरी करते हैं, तो न्यायपालिका ही खुद उस व्यक्ति की प्रकृति, सजा की जो प्रकृति है उसको बदल सकता है। तो जो न्यायपालिका है वो किसी अपराधी के जो सजा की प्रकृति है किस आधार पर बदल सकता है, ये किस केस में आया, शत्रुघ्न चौहान केस में आया। न्यायपालिका ने कहा कि आवश्यक देरी होने पर क्षमा दान की अपील पर, क्षमा दान की अपील पर अनावश्यक देरी, राष्ट्रपति द्वारा अनावश्यक देरी, राष्ट्रपति द्वारा अनावश्यक देरी। दूसरा, जेल में बंद कैदी का, जेल में बंद अपराधी का मानसिक स्थिति को ध्यान में न रखा गया। मतलब दो आधारों पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, अपने निर्णय को क्या कर सकती है, बदल सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको सजा दे दिया गया है मृत्युदंड का, उसके बाद वह क्या करता है, राष्ट्रपति के सामने क्षमादान की अपील करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति उसमें उसके क्षमादान की अपील पर अनावश्यक देरी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि यह आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, गौरवपूर्ण जीवन का क्या कर सकता है, अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 के तहत गरिमामय जीवन, गरिमामय, आर्टिकल 21 के तहत क्या कर सकता है, गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, अधिकार का उल्लंघन है। मतलब अगर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग में अनावश्यक देरी अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति के, आर्टिकल 21 के तहत उसके व्यक्ति के गरिमामय जीवन के अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर बंद है तो क्या करता है, अंदर से तड़पता है, परेशान होता है कि अगर हमने क्षमादान का अपील किया है तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, क्या कहेंगे राष्ट्रपति, क्या होगा क्या नहीं, इसलिए आधा वैसे ही मर जाता है इंसान, ठीक है। तो उसको ये चीज ध्यान में दिया जाएगा, ठीक है ना, कि अनावश्यक देरी नहीं होना चाहिए, या अपराधी की मानसिक जो संतुलन है उसको ध्यान में रखा जाएगा हमेशा। अगर मानसिक संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सजा का जो प्रकृति है, मान लीजिए उसको मृत्युदंड दिया गया है, तो उसको बदल करके क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियां देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति में देखेंगे राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होता है, इन चीफ होता है, मतलब सेना का प्रमुख कहा जा सकता है, कमांडर इन चीफ होता है। दूसरा, जितने भी युद्ध होते हैं या शांति की घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, युद्ध या शांति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति मतलब अंतरराष्ट्रीय जो संधि होते हैं या समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के
नाम से ही किए जाते हैं, भले ही उसको करता कोई दूसरा हो लेकिन नाम राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, उसके बाद विदेशों में जो राजनयिकों की, भारतीय राजनयिकों की नियुक्ति होती है, क्योंकि नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। विदेशों में जो राजनयिकों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।